चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम लोग बायोट सावर्ट लॉ। तो बेसिकली इस लॉ के बारे में सबसे पहली बात ये हम लोग जान लें कि ये लॉ 1820 में दी गई थी और इसको फ्रेंच फिजिस्ट दो थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था। तो उनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम था JEAN, जीन बैप्टिस्ट, BAPTISTE, बायोट। ठीक, ये पहला व्यक्ति का नाम था, पहला फ्रेंच साइंटिस्ट। साथ ही साथ एक और व्यक्ति, उनका भी नाम याद रखिएगा हमेशा। इनका नाम था फेलिक्स सावर्ट, FELIX, फेलिक्स SAVART। तो ये दो फ्रेंच जो व्यक्ति थे, इन्होंने ही ये लॉ दी थी। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करें ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में के बारे में, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ये शो किया गया था कि एक कंडक्टर है, ठीक है, वायर लिया गया था बेसिकली, और उसके अंदर करंट को हमने पास कराया था। तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ था, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने यहीं से आगे जो है बायोट सावर्ट लॉ ने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बताया। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या एक्सप्रेशन दिया जाए वो भी बताया। तो शुरू करते हैं। तो उन्होंने पूरा वहीं से उठा करके, बायोट सावर्ट दोनों ने मिल करके यहीं से उठा करके ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से ही आगे शुरुआत करी। उन्होंने कहा जो कंडक्टर आपने लिया है, जिस भी लेंथ का है, उस कंडक्टर में एक करंट एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? करंट एलिमेंट। ध्यान रहे, CURRENT, करंट। एक करंट एलिमेंट लिया गया जिसका नाम DL था। ये बेसिकली लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा था। वही लेंथ हमने कंडक्टर की ली है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो करंट एलिमेंट है, जिसको हम DL इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं वेक्टर, ताकि डायरेक्शन भी शो करता है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी DL एलिमेंट की, यानी करंट एलिमेंट की, जो करंट की होगी, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी। ठीक है, तो जब ये दोनों साइंटिस्ट आए तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया मैग्नेटिक फील्ड का किसी करंट एलिमेंट के साथ। इसी एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बायोट सावर्ट लॉ। अब देखिए क्या करना है इसके लिए। आपको सबसे पहले एक कंडक्टर का पार्ट लिया इन्होंने XY करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या आपको लेना है? ये कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। इस कंडक्टर के पार्ट के अंदर इन्होंने I नाम का करंट प्रोड्यूस करवाया। कौन सा करंट? इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था I। तो अब हुआ क्या कि अब बेसिक हमारा एम क्या है कि करंट जहां प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्ज होता है, वही करंट हो जाता है। और करंट के चारों तरफ जो फील्ड बनती है, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और किसी स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेक करनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई पी पॉइंट है, लेट सपोज दिस बी पी पॉइंट। ये वो पॉइंट पी है जहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड DB नाम की जो है उसको हमें निकालना है, उसी का एक्सप्रेशन निकालना है। और ये किसकी वजह से होगी? ये एक ये जो है करंट एलिमेंट DL है, ये भी हमको लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये जो लेंथ है दिस, ये DL जो है हमारा करंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट हमने ले लिया। इस करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट तक की जो दूरी है वो हमने मान ली R वेक्टर। ठीक, और इसका यहाँ से यहाँ तक अगर हम एंगल मेजर करना चाहें, ये बेसिकली, तो ये हमने कर लिया थीटा। अब यहाँ पे जो R हमने माना था, वेक्टर R, ये है क्या? इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि DL के रिलेटिव है। ठीक, समझ में आ गया? DL एलिमेंट जो लिया है उसी का रिलेटिव है। तो हम एंगल मान लेते हैं DL और R के बीच का एंगल कितना है, इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया। अब बायोट सावर्ट लॉ ने हमें 3 नहीं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिससे ये लॉ बनी है। वो लॉ के चारों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और उसको नोट भी कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो शुरू होता है, फर्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, जो भी मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे कर रहे हैं? DB। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें ये पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की होती है। तो हम इसको एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिखेंगे DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो DB का जो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ जो DL निकाली है ना हमने, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट एलिमेंट के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेकंड पॉइंट में लिखेंगे DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। ठीक है, ये चीज ध्यान से। अभी वेक्टर इसको हटाते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो एंगल आ रहा है ना थीटा, तो इसका साइन, यानी कि तीसरी चीज, ये जो DB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इस एंगल का साइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे हम DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक सेकेंड प्लीज, ये हो गया।
3 पॉइंट समझ में आ गए। तो पहला पॉइंट था डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अब डीएल क्या चीज है? करंट एलिमेंट, ये देखिए लिखा है डीएल इज व्हाट? करंट एलिमेंट, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीबी। तीसरा पॉइंट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। ठीक, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पी पॉइंट है, हमने जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पी पॉइंट से जहां तक हमारी डीएल आ रही है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है ना, वेक्टर आर लिखा है तो यानी कि डिस्टेंस आर हो गया। तो इसका जो डिस्टेंस आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि डीबी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन के रूप में 4 फैक्टर्स आ गए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीबी के हैं, चारों के चारों डीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम चारों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले वाली का आई, दूसरे वाले का डीएल, तीसरे वाले का साइन थीटा और चौथे वाले का अपॉन में r²। चारों की बात हमने मान के ये लिख ली। ठीक, इतनी बात आ गई। अच्छा, हम लोगों ने पहले एक चीज और पढ़ी थी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो निशान है प्रोपोर्शन वाला, ये हटता है और इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और इक्वल टू आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dB इक्वल्स टू k टाइम्स आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। इतनी बात आई समझ में? k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो p पॉइंट था हमारे dl से जो दूरी आ रही थी उसके बीच में खाली मीडियम है ना, उस मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट में फ्री स्पेस की, तो यही जो k है हमारा, दिस k, तो इस k की वैल्यू हम लोग लेनी पड़ेगी ऐसे केस में μ0/4π। ठीक, और इसकी वैल्यू होती कितनी है? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, या इसको हम वेबर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसी को लिख सकते हैं वेबर पर मीटर एम्पियर की पावर -1, यानी कि वेबर को डायरेक्टली आप डब्ल्यू भी लिख दीजिए और मीटर की पावर -1 ए की पावर -1, ये हो जाएगी के की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ये जो μ0 आया है, ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी लिखा है ना, μ0/4π। तो इसमें ये जो μ0 है, ये μ0 क्या कहलाता है? तो इस μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से बायोट सावर्ट लॉ ने कि जो एसआई यूनिट जो हमारी निकलेगी इसी वाले फॉर्मूले से निकलेगी। ये जो हम लोगों ने लिखा है, के की जगह अगर हम रख दें यहाँ पे, के की जगह ये रख दें अगर हम μ0/4π, तो यहाँ से dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अच्छा, हमें अभी बताइए कि dl एक डायरेक्शन शो कर रहा था ना, dl जो था हमारा, यानी कि dl एक वेक्टर था, वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक, और साथ ही साथ जो हमारा r था वो भी वेक्टर था, वो भी क्या दिखा रहा था? डिस्टेंस ही तो दिखा रहा था। ठीक है, वेक्टर के रूप में। तो dB जो है वो इसी प्लेन dl और r वेक्टर के, इस dl और r वेक्टर का जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो अब हम इस चीज को लिखें कैसे? इसको लिखने का क्या तरीका है? कैसे हम वेक्टर के फॉर्म में ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने बनाई है, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यही कैसे लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी हमारा dB, इसके ऊपर तुरंत आप क्या लगाइए? वेक्टर लगाइए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए ये है μ0/4π। इसमें आप क्या करिए? r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा, साथ में इसमें r से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो r हो गया, और नीचे r से कराएंगे तो r का क्यूब हो जाएगा। तो इस r को कराने का मतलब है कि हम ये वेक्टर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ dl जो है हमारा, ये भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, dB तो हमारा था ही। तो ये फाइनली जो है ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई? वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आ गई, यानी बायोट सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन हमारी ये रही। तो ये होता है बायोट सावर्ट लॉ का डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट बायोट सावर्ट लॉ से कैसे निकाली जाती है उसके बारे में। 10⁻⁷ टाइम्स आती है, तो 1 टेस्ला क्या होगा, ये सब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट।